आज हम चर्चा करेंगे 7वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से 8वां अध्याय है। शीर्षक है शाम एक किसान। जैसा कि पूर्व के वर्गों में हमने देखा कि कवि का जो भाव है, किस प्रकार उसकी भावना पूरे प्राकृतिक दृश्य से जुड़ा हुआ है और इस प्राकृतिक दृश्य को वह मनुष्य के रूप में दर्शाने का प्रयास करते हैं। प्राकृतिक दृश्य का उपमा मनुष्य के रूप में दे रहे हैं। मनुष्य की जो रूपरेखा है, उसके आकार प्रकार उसके जैसा इस प्राकृतिक दृश्य को बता रहे हैं, दोनों की तुलना कर रहे हैं। जहाँ ऊंचे पहाड़ आकाश में लगे सफ़ेद बादल इस पहाड़ के ऊपर से जब गुजरता है तो कवि को उस पहाड़ के ऊपर ऐसा लगता है कि वह उसका साफा है, पगड़ी है, और जो पहाड़ है वो एक किसान की भांति दिख रहा है। वहीं जो नदियाँ पहाड़ से निकलकर उसके भागों को स्पर्श करते हुए बहती है, तो उन्होंने उन नदियों को चादर के समान बताया है, जो उस बैठे किसान के अंग को ढक रहा है। सूर्य जो अस्त होने को चला है, उसकी जो लालिमा है वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई व्यक्ति जब चिलम पीता है तो चिलम पीते समय उससे जो आग की चिंगारी, इस चिंगारी में जो लालिमा होती है, वही लालिमा उस सूरज की लाल किरण देखने के बाद वह भाव उत्पन्न होता है। जंगल में जो पेड़ हैं, पलाश के पेड़, उनके जो लाल लाल पुष्प हैं, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा वन प्रांत आग से भरा हुआ है। पूरा का पूरा जंगल दहक रहा है। और ये जो दृश्य है, दूर से देखने से ऐसा लगता है कि एक भेड़ों का झुंड है, समूह है, जिधर पहला जाता है आगे आगे, सभी उनके पीछे हो चलते हैं। प्रकृति का यह शांत दृश्य कवि के मन में इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि कवि या साहित्यकार को यह शक्ति मिली है
कि वह परकाया प्रवेशी होता है। उसे दूसरे प्राणी के भावों को समझने का मौका मिलता है और इस संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पेड़ पौधे हों, सबकी जो इच्छाएं होती हैं, सबकी जो भावनाएं होती हैं, साहित्यकार उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करता है। उनकी भावनाओं को अपनी भावनाओं से जोड़कर समाज के बीच यह दर्शाने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य की इच्छाएं होती है, मनुष्य को सुख और दुख का अनुभव होता है, मनुष्य को स्वतंत्र रहने की लालसा होती है, ठीक यही भावना, यही स्थिति संसार के प्रत्येक जीवों के भीतर होती है। और इसी भावनाओं को दर्शाने के लिए साहित्यकार प्रत्येक प्राणी के भीतर उसकी आत्मा को आत्मसात करते हैं, समझते हैं, परखते हैं, उसकी दुख पीड़ाओं को समझकर अपनी दुखों, अपने जीवन से तुलना कर परोसने का काम करते हैं। अभी तक सूर्य की जब तक रोशनी थी तब तक पूरा का पूरा दृश्य शांत था, सुहावना था। वह दृश्य मानवीकरण के जैसा लग रहा था। कवि ने उस दृश्य का मानवीकरण किया कि किस प्रकार प्रकृति का जो रूप है वो मनुष्य की भांति लग रहा है। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्य डूब जाता है, उसकी रोशनी समाप्त हो जाती है, वैसे ही प्रत्येक प्राणी अपने अपने घर की ओर पलायन करते हैं। सब अपने आवास पहुंचने के लिए आतुर होते हैं। सब एक दूसरे को यह आवाज़ देते हैं कि शाम हो चला है, अपने अपने घर को लौट जाए। जैसे ही सूर्यास्त होता है, उसी समय शांत वातावरण में अचानक से एक मोर आवाज़ लगाता है, पुकारता है कि जब तक रोशनी थी तब तक हम स्वच्छंद विचरण किए, दिन का जो सुख है उसको हमने भोगा। अब रात्रि और इस अंधकार से बचने के लिए हम अपने आवास पे रहेंगे, तभी सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही वो आवाज़ लगाता है, कवि की जो कल्पना है उसका जो मानवीकरण का भाव है, उस पहाड़, बादल, सूर्य, नदी, पलाश को देखकर जो भावनाएं मन में उठ रही होती है, वो अचानक इस मोर की आवाज़ सुनकर टूट जाता है। इनका ध्यान भंग हो जाता है। ऐसा लगता है जैसा किसी ने आवाज़ लगाया। और इस आवाज़ को सुनते ही कवि का जो ध्यान है भटकता है,
उसकी जो कल्पना थी वो बिखर जाती है। वह जिस चिलम की बात कर रहा था, सूर्य जो उसकी अंगीठी है, जैसे ही सूर्य डूबता है रोशनी समाप्त हो जाती है, अंधकार छाने लगता है। तो कवि कहते हैं जिस प्रकार चिलम के औंधने पर, अर्थात चिलम के उलट देने पर उसमें से धुआं निकलने लगता है, दृश्य अंधकारमय हो जाता है, ठीक वही स्थिति इस प्रकृति में हुआ है। सूर्य डूब चला है, उसकी रोशनी अब अंधकार में बदल गया, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। जो एक आशा की किरण थी वह धूमिल हो चुकी है। सूरज के डूबने के साथ साथ कवि की जो कल्पना है वह भी डूब चुकी है, उसके आँखों से वह भी ओझल हो चुका है। इस अंधकार में वह भी ढक चुका है और देखते ही देखते चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैल गया। कवि यह दर्शाने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख ये दो ऐसे क्षण हैं जो हमेशा उसके साथ चलते रहते हैं। जिस प्रकार अंधकार के बाद प्रकाश, सूर्योदय के बाद सूर्यास्त, ठीक उसी प्रकार सुख के बाद दुख का आगमन होता है और दुख के बाद पुनः सुख का आगमन होता है। व्यक्ति जब अपना एक पैर आगे बढ़ाता है तो उसके बाद उसके दूसरे पग की बारी आती है। यही भावना मनुष्य को अपने मन में स्थापित करना चाहिए कि किसी भी प्राणी के जीवन में सुख और दुख इन दो पगों के समान हैं जो अपनी अपनी बारी का समय पर इंतज़ार करते हैं और वह आता है। तो इसे हम टाल नहीं सकते हैं। जो सच्चाई है अर्थात जीवन है तो जीवन में सुख और दुख दोनों हैं। बिना इन दोनों के हमारा जीवन अधूरा है और इसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार प्रकृति का जो रूप है, उसका जो चित्रण है वो मनुष्य के स्वरूप के समान है। और ऐसा क्यों लगता है? कोई सामान्य व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकता। केवल जो साहित्यकार हैं, जिन्हें सबों की चिंता है,
सबों के हित के लिए सोचते हैं, सबों के कल्याण की बात करते हैं, उन्हीं के मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। कवि के मन में प्राकृतिक रूप का जो मानवीकरण है वो क्यों उत्पन्न होता है? ऐसा इसलिए कि कवि को या साहित्यकार को प्रकृति प्रेमी और परकाया प्रवेशी कहा गया है। इनकी भावनाएं अधिकांशतः जो भी प्राकृतिक दृश्य हैं उनके साथ साथ इस प्रकृति में जो प्राणी हैं उन सभी प्राणी के जीवन से जुड़ा होता है। ये हमेशा उन सभी प्राणियों की खुशियों के बारे में विचार करते हैं, उनकी आज़ादी के बारे में सोचते हैं। इन प्राणियों का जीवन हम मानवों के जीवन से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उनके साथ भी न्याय हो, लोग अच्छा व्यवहार कर सके, उनका समुचित विकास हो, पर्यावरण में सामंजस्य की भावना हो जिससे पर्यावरण और प्रकृति दोनों सुरक्षित रहे। कवि के इन्हीं गुणों के कारण उनके मन में ये डूबते सूरज, तैरते सफ़ेद बादल, बैठे किसान रूपी पहाड़, जंगल में फैले आग की भांति पलाश के पेड़, इन सब को देखने के बाद मनुष्य का जो स्वरूप है उनके मानसिक पटल पे भरने लगता है। और इससे सामान्य जो लोग हैं वह भी इस बात को समझ लें कि मनुष्य के अलावा जो भी प्राणी हैं उन सब की इच्छा मनुष्य की भांति ही होती है। वह भी मनुष्य की तरह स्वतंत्र विचरण करना चाहते हैं, मनुष्य की तरह एक दूसरे से मिलना जुलना चाहते हैं, मनुष्य की तरह स्वच्छंद रहना चाहते हैं। और ये गुण अगर किसी साहित्यकार में है तो स्वाभाविक है कि वह प्रकृति का मानवीकरण करने से कभी नहीं चूकेगा। इस रचना में मूलतः उपमा की प्राथमिकता है। उपमा का अर्थ होता है किसी भी दृश्य को, किसी भी वस्तु को समीप से देखना और समीप से देखकर किसी दूसरी वस्तु को नाप तोल करना, उसकी समानता को दर्शाना। जैसे किसी सुंदर स्त्री जिसका मुंह बड़ा सुंदर हो, उसके सुंदर मुख का वर्णन
अगर हम इस प्रकार करें कि सुंदर स्त्री का मुँह चांद के समान सुंदर है, तो चंद्रमा सा सुंदर, ये दोनों में समानता स्थापित करता है और यही समानता उपमा को दर्शाता है। यदि किसी व्यक्ति का हाथ कोमल है और हम उस हाथ को स्पर्श करके यह कहते हैं कि इसका हाथ कमल सा कोमल है, तो यहाँ हाथ की जो कोमलता है वह कमल की कोमलता के समान दर्शाया गया है। और यही समानता एक वस्तु का दूसरे वस्तु से जो समानता होता है, बराबरी होता है, मूलतः यही उपमा है। और पूरी की पूरी रचना में जो शब्द हैं वो उपमा के हैं, जो प्रकृति का और मनुष्य के बीच समानता को दर्शाने का प्रयास किया है। इस प्रकार हम देखेंगे कि प्राकृतिक में हम मनुष्य को मानवीय गुणों को भी देखने का अवसर मिलता है। अंतर केवल इतना है कि हम उसे किस रूप में लेते हैं, हमारी दृष्टि कहाँ तक जाती है। किसी भी चीज़ को देखने के लिए केवल आँख काफ़ी नहीं है। ये जो हमारे चक्षु हैं वो केवल इस भौतिक जगत को देख सकता है, लेकिन हमारी जो आंतरिक दृष्टि है, जो भाव हैं, वो इस भौतिक जगत के साथ साथ उस अलौकिक शक्ति, अलौकिक दृश्य को भी देखता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, खुली आंखों से हम जिसे देख नहीं सकते। अतः जीवन सुख और दुख से भरा हुआ है। एक के बाद दूसरे की बारी आती है, इसलिए हमें इन दोनों परिस्थितियों को समझना होगा और इन्हें अपने भीतर आत्मसात करना पड़ेगा। इसे जीना होगा, तभी हम अपना जीवन सही तरीके से सरलतापूर्वक निर्वाह कर सकते हैं।